हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर अपना पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया और उस पाचन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या एग्जाम के अंदर पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा हमने अच्छे से कर ली थी। आज हम बायोलॉजी के अंदर नया चैप्टर लेके आए हैं, ब्लड, रक्त। जहां पर बायोलॉजी के क्वेश्चन आए और वहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यानी परीक्षा की दृष्टि से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही इस चैप्टर के बारे में आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा फायदा करेगी। तो अपने को देखना है कि ब्लड से चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर अपने को एग्जाम में पूछे गए थे। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला आप देखोगे कि ब्लड जो है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, उस बुक की पहले पेज के ऊपर पहली लाइन आपको ये मिलेगी कि ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। ये बात सभी बच्चों ने सुनी तो है, लेकिन इस बात को समझते बहुत कम बच्चे। तो इस बोर्ड के ऊपर जो जो अक्षर हम लिखते जाएंगे, जो जो शब्द हम लिखते जाएंगे, उन सभी शब्दों को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखना, तरल का मतलब होता है लिक्विड, संयोजी का मतलब है कनेक्टिव, और ऊतक का मतलब होता है टिश्यू। यानी जब हमने बायोलॉजी की पहली क्लास स्टार्ट की थी, उस टाइम पर हमने आपको बताया था कि ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है। तो हमने बताया था सेट ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ब्लड जो है वो एक प्रकार का ऊतक है। तो ऊतक है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं भी होंगी। हाँ बिल्कुल, यहां पर जो जो कोशिकाएं आएंगी उन कोशिकाओं के बारे में अपने को अच्छे से पढ़ना व समझना पड़ेगा। कनेक्टिव, जब आप ऊतक वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे कि ऊतक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार में से एक ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तरल यानी ब्लड जो है, ब्लड के अंदर बहाव होता है, इसका जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सीधी सी बात है। अगला नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएच वैल्यू। हम बता देंगे कि ब्लड की पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 होती है। पीएच के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा रखा है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाना है, इस पैमाने की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस पैमाने के ऊपर 0 से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित होती हैं। यदि पीएच मान 7 है, इसका मतलब है वो उदासीन है, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। 7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या होंगे, क्षार होंगे। 7 से कम है, इसका मतलब वो क्या होंगे, अम्ल यानी एसिड होंगे। तो ये क्वेश्चन अपने को बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। हम बता देंगे ब्लड का पीएच मान 7.4। उसके अलावा बेसिक सी बात है, मानव शरीर में टोटल 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इतनी बेसिक सी बात जो है वो बच्चे को पता होती है और होना भी चाहिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो सभी बातें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी और वहां से क्वेश्चन भी जरूर पूछे गए हैं आपसे। हम देखेंगे कि ब्लड जो है, इस ब्लड के अंदर 55% मात्रा में प्लाज्मा पाई जाती है। ब्लड का जो 55% भाग है वो केवल और केवल प्लाज्मा का, जबकि 45% भाग ब्लड सेल्स का होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ब्लड जो है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और जितने भी ऊतक हैं वो सारे के सारे कोशिकाओं के बने होते हैं।
तो यहां पर हमने देखा है कि ब्लड के अंदर 45% मात्रा के अंदर ब्लड सेल्स होती है और 55% मात्रा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होती है। इस 55% के अंदर 92% आपको केवल और केवल पानी देखने को मिलेगा। 7% मात्रा के अंदर आपको प्रोटीन और 1% मात्रा के अंदर आपको खनिज लवण देखने को मिलेगा। यहां से भी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या फिर प्लाज्मा के अंदर कितने % मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो हमने पूरा बता दिया, प्लाज्मा के अंदर 92% मात्रा के अंदर वाटर, 7% मात्रा के अंदर प्रोटीन और 1% मात्रा के अंदर साल्ट वगैरह पाई जाते हैं। तो यहां से सामने वाला अपने से क्वेश्चन करेगा कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इन प्रोटीन में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और कौन सी प्रोटीन क्या काम करेगी, ये क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। तो हम बताएंगे प्लाज्मा के अंदर 1 नंबर पर एल्बुमिन, 2 नंबर पर ग्लोबिन, 3 नंबर पर फाइब्रिनोजन, 4 नंबर पर थ्रोम्बिन और 5 नंबर पर प्रोथ्रोम्बिन। इन पांचों प्रोटीन के नाम अपने को अच्छे से याद रखने हैं और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बताएंगे कि प्लाज्मा के जो 7% भाग है जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर एल्बुमिन, 2 नंबर पर ग्लोबिन, 3 पर फाइब्रिनोजन, 4 पर थ्रोम्बिन और 5 पर प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। यहां से क्वेश्चन पूछेगा सामने वाला कि मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। उस टाइम पर हम बताएंगे मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडे के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तब भी हम बता देंगे एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये वाला, मानव शरीर के अंदर सबसे कम मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हम बता देंगे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन मानव के अंदर सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनेंगे ब्लड सेल। सीधा पहली बात कि ब्लड का 45% भाग जो है वो केवल और केवल ब्लड सेल का होता है। 1 नंबर पर बताएंगे आरबीसी, 2 पर बताएंगे डब्ल्यूबीसी और 3 पर बताएंगे प्लेटलेट्स। और इन सब के बारे में अपने को अच्छे से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। हम बता देंगे कि 45% भाग जो ब्लड सेल्स का है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इनके बारे में अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहां से आरबीसी से, ठीक है। आरबीसी, पहला बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है। पहला बेसिक सा क्वेश्चन अपने से पूछेगा कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है। तो हम बता देंगे आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस, या कई बार आपको नाम दिख जाएगा रेड ब्लड सेल। हिंदी के अंदर बात करेंगे तो लाल रक्त कणिकाएं। हम बता देंगे आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। यहां से सबसे जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, और हम बता देंगे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट। ये वाला क्वेश्चन आप स्टार लगा लेना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तब हम बता देंगे इरिथ्रोसाइट। उसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल।
और हम बता देंगे 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी सेल्स का जीवन है तो उस सेल का कहीं ना कहीं जन्म भी हुआ होगा और कहीं ना कहीं उस सेल की मौत भी हुई होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन सामने वाला अपने से करता है कि आरबीसी का निर्माण यानी जन्म कहां पर हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन अपने से करता है कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती। और ये दोनों क्वेश्चन अपने को याद रखने। आरबीसी का निर्माण जो है वो होता है लाल अस्थि मज्जा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा। अब देखना, इस नाम का अर्थ लाल रेड है, कलर है। अस्थि का मतलब होता है हड्डी। अस्थि मज्जा क्या होती है? हड्डियों के बीच का खोखला जो स्थान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। और उसी खोखले स्थान के अंदर किसका जन्म होगा? तब हम बता देंगे आरबीसी का जन्म जो है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। उसके बाद में आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? हम बता देंगे पलिया या फिर लीवर के अंदर। और लीवर के बारे में हमने आपको बताया था कि लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम। उसके अलावा लीवर के अंदर सबसे ज्यादा पुनरुत्भवन क्षमता, इसका मतलब सबसे ज्यादा ठीक होने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो वो है अपना शरीर का अंग लीवर। ये बड़ा ज्यादातर जो आरबीसी हैं वो इसी पलिया के अंदर आकर मर जाते हैं। तो यहां से अपने से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो हम बता देंगे रेड ब्लड कार्पल्स को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर मुर्दों को ले जाया जाता है। इस कारण यहां पर भी आरबीसी जो है वो पलिया के अंदर मर जाते हैं। तो पलिया के अंदर आरबीसी की मौत होने के कारण पलिया को क्या कहा गया है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आरबीसी का बूचड़ खाना। बूचड़ खाना वो जगह है जहां पर गायों को लाकर काटा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उस जगह को बोला जाता है बूचड़ खाना। तो इस पलिया के अंदर लाकर आरबीसी को मारा जाता है। इस कारण पलिया को क्या बोल दिया हमने? आरबीसी का बूचड़ खाना या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान। इन सारी बातों को अपने को अच्छे से याद रखना है और समझने का प्रयास करते जाना। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर और आरबीसी की जो मौत है वो पलिया के अंदर होती है। लेकिन यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार, भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था का मतलब होता है जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उस अवस्था को बोला जाता है भ्रूण अवस्था। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछे गए, भ्रूण अवस्था के अंदर आरबीसी की मौत और आरबीसी का जन्म कहां पर होता है। अब इस जो हमने बात पढ़ी थी कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में और आरबीसी की मौत जो है वो पलिया के अंदर होती है। इन दोनों बातों को अपने को यहां पर उल्टा अप्लाई कर देना। यानी आरबीसी की मौत के बारे में बात पूछेगा तो हम बता देंगे इसकी जो मौत है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर, और आरबीसी का जो जन्म है, आरबीसी का जन्म जो है भ्रूण अवस्था में पलिया के अंदर होता है। और यहां पर एग्जामिनर जो है वो अपने को फंसाने के चक्कर में रहता है। हम बता देंगे भ्रूण अवस्था के अंदर यानी जिस टाइम पर बच्चा मां के पेट में होता है उस टाइम पर आरबीसी की जो मौत है वो होगी लाल अस्थि मज्जा के अंदर, और आरबीसी का जो जन्म है वो कहां पर होगा? पलिया के अंदर होगा। इतनी बेसिक सी बात अपने को याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में पूछा जाता है इनकी संख्या के बारे में। तो हम बता देंगे 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। अब आपको यह जरूर पता होगा कि 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं। तो हम बता देंगे
1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। यानी आरबीसी की जो संख्या है वो 45 लाख से लेकर 55 लाख तक होती है, 55 लाख तक होती। यहां से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं इनकी संख्या वगैरह के बारे में। अपने को पूछेगा सामने वाला कि आरबीसी की यदि इतनी संख्या है तो आरबीसी काम क्या करते हैं, तो हम बताएंगे आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका है, तो हम बता देंगे आरबीसी का होता है। अब आप बोलोगे सर जी ये ऑक्सीजन का परिवहन तो हमारे फेफड़े करते हैं ना, ऐसा पूछना है। आरबीसी जो है वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। फेफड़े क्या काम करेंगे कि जैसे ही हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया के अंदर मैं आपसे पूछूं कि शरीर में कौन सी गैस प्रवेश करती है, तो 99% बच्चों का जवाब रहेगा कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर प्रवेश करती है। पर वो जवाब आपका गलत माना जाता है। यहां वायुमंडल के अंदर क्या है, जितनी भी गैसें हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाएंगी। यानी श्वसन की प्रक्रिया में केवल ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं जाती, नाइट्रोजन भी जाएगी, ऑक्सीजन भी जाएगी, CO2 भी जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी गैसें हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद हमारे फेफड़े क्या करेंगे, उस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा सभी गैसों को अलग अलग करने का काम करते हैं और बाकी जितनी भी गैसें हैं उन सब गैसों को बाहर निकाल दिया जाएगा। केवल हमारे शरीर में ऑक्सीजन को रखा जाता है। उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर आगे ले जाने का काम किसका रहेगा, तब हम बताएंगे आगे ले जाने का काम रहेगा आरबीसी का। ठीक है, अब हम बताएंगे कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और यहां से सामने वाला अपने से 2-3 क्वेश्चन फिर से कर लेता है। अब हम हीमोग्लोबिन को जैसे ही टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करते हैं तो अपने सामने टुकड़े आएंगे हिम प्लस ग्लोबिन। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्लाज्मा के अंदर 5 प्रोटीन पाई जाते हैं। 1 नंबर पर एल्बुमिन, 2 पर यही नाम लिखा था हमने ग्लोबिन, 3 पर फाइब्रिनोजन, 4 पर थ्रोम्बिन और 5 पर प्रोथ्रोम्बिन। तो यहां पर हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई गई, तो हम बता देंगे ग्लोबिन प्रोटीन। उसके अलावा हिम का मतलब होता है आयरन यानी लोहा, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्लस में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। यही हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। तो इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। मेन क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, मेन क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे सर जी जब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में H भी लिख देते हैं, जब ये हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तब हमारा जो ब्लड होगा उस ब्लड का कलर होगा रेड। और इसी लाल खून को हम बोलते हैं बिल्कुल प्योर ब्लड, यानी शुद्ध खून किसे कहा जाता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है उसी को हम बोलेंगे प्योर ब्लड यानी शुद्ध खून। और उस शुद्ध खून का कलर कैसा होगा, तो हम बता देंगे लाल रंग। उसके अलावा जब ये हीमोग्लोबिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो हमारा जो खून है वो हल्का नीला हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध खून। यानी प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड कुछ नहीं होता, जब हीमोग्लोबिन यदि ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो खून का रंग हो जाएगा लाल, इसी को हम बोल देंगे प्योर ब्लड यानी शुद्ध खून। और जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिल जाता है तो इसको हम बोल देंगे ब्लू ब्लड यानी अशुद्ध खून। उसके अलावा याद ये रखना है जब हीमोग्लोबिन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो वहां पर ब्लड का रंग जो है वो हो जाएगा ब्लैक और तब इंसान की जो है वो मौत हो जाती है। आपने 6ठी 7वीं 8वीं की कक्षा में एक क्वेश्चन जरूर सुना होगा, वहां पर क्वेश्चन आता था इंसान को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए।
मानव को बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए? तो उस टाइम पर हमारा ये जवाब रहेगा कि उस टाइम पर जो हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन किसके साथ मिल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने से हमारे खून का रंग जो है वो ब्लैक पड़ जाएगा, यानी इंसान की डेथ हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अंगीठी का मतलब क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि हम कमरे के अंदर आग वगैरह जलाकर सोने का प्रयास करते हैं, ताकि कमरा जो है वो अपने को उष्मा प्रदान करे, हीट प्रदान करे, कमरा जो है वो गर्म रहे। लेकिन कमरे को गर्म करने के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, उस आग से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। और धुएं के अंदर कौन सी गैस पाई जाएगी? तब हम बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाएगी, तो तुरंत ही हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। तब इंसान की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी ये हीमोग्लोबिन जो है वो इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्यों जुड़ता है? इस ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? CO2 के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, ये हीमोग्लोबिन जो वो ऑक्सीजन की तुलना में 600 गुना ज्यादा तेजी के साथ किससे जुड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इस कारण अपने को बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि जैसे बंद कमरे के अंदर आप अंगीठी जलाओगे तो धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तब हमारा हीमोग्लोबिन जो वो तुरंत से किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपने कई बार ब्लड को जांच करवाया होगा, और ब्लड की जब चेकिंग होती है तब क्वेश्चन पूछा जाता है। हम पूछेंगे डॉक्टर से, सर जी हमारे शरीर के अंदर टोटल ब्लड कितना है? और तब अपने को डॉक्टर क्या बताता है कि आपके शरीर के अंदर 15 ग्राम 16 ग्राम ये ब्लड की मात्रा। तो आप बोलोगे सर जी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मानव शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर मात्रा के अंदर ब्लड होता है। अब आप बता रहे हो, डॉक्टर बोलेगा कि टोटल 15 ग्राम ब्लड है। डॉक्टर ब्लड की मात्रा नहीं बताता, एक्चुअल में डॉक्टर किसकी मात्रा बताता है? हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। और मानव शरीर की बात करें तो हमारे अंदर 12 से लेकर 18 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको राजस्थान पटवारी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान पटवारी के एग्जाम में पूछा गया, और पूछा गया कि मानव के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो अपने को सीधा से आंसर करना था 12 से 18 ग्राम। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद देखना दो तीन क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सर जी हमारे अंदर इतनी मात्रा के अंदर आरबीसी पाई जाती है, और आरबीसी का ये काम। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हो यदि मानव शरीर के अंदर इन आरबीसी की संख्या कम हो जाए, या फिर क्या हो यदि मानव शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाए? तो ये दोनों ही क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो हम बताएंगे आरबीसी की कमी। यदि मानव शरीर के अंदर आरबीसी की कमी हो जाए तो अपने को देखना दो रोग, एक तो बताएंगे मलेरिया और दूसरा हम बताएंगे एनीमिया। और इसी एनीमिया को बोल दिया जाता है रक्तता। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया और एनीमिया जैसे रोगों के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, तब हम बता देंगे इन रोगों के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आरबीसी की अधिकता। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मानव शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाए, यानी 55 लाख से ज्यादा हो जाए, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम बताएंगे तब इंसान को एक रोग हो जाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, ये पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? तब हम बताएंगे इस रोग के अंदर श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है।
सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओ, जैसे जैसे आप ऊंचाई के ऊपर जाते जाओगे तो मानव को श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है। किस कारण? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते जाएंगे तब मानव शरीर की जो आरबीसी है वो बढ़ती जाएंगी, उनके आकार में भी बढ़ोतरी होगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। तो आरबीसी की अधिकता होने से अपने को क्या होगा? श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है और उसी रोग को हम क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया रोग। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के समय महिलाओं को अक्सर कौन सा रोग होता है? तब हम क्या बता देंगे? पॉलीसाइथेमिया। यानी मैं आपको एक बात बताता हूं कि मानव को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, तब आप बताओगे कि मानव को सबसे ज्यादा दर्द तब होगा जब किसी इंसान को जिंदा जलाया जाता है। 2 नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है। यानी जब महिला बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पर कहा जाता है कि तकरीबन हमारी 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। तो फिर आप ये क्वेश्चन करोगे सर जी इतना ही दर्द होता है तो क्यों ना महिला को बेहोश करके तब बच्चे को जन्म दे दिया जाए? ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि महिला का होश में रहना बहुत जरूरी होता है। महिला होश में होने के कारण ही बच्चा जो है वो गर्भ से बाहर आ पाता है। और उस टाइम पर गर्भावस्था के टाइम पर यानी जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तब महिलाओं को श्वास लेने में भी कठिनाई पैदा होती है। उसी रोग को क्या नाम दे दिया जाता है? पॉलीसाइथेमिया। या फिर हम बोलेंगे जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे, ऊंचाई के ऊपर जाते जाएंगे, तब आरबीसी की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और आरबीसी के आकार में भी वृद्धि होगी। उस रोग को बोल देंगे पॉलीसाइथेमिया। और एनीमिया और मलेरिया जैसे रोगों के अंदर आरबीसी की संख्या है कम हो जाती है। तो इतनी सी बेसिक सी बातें जो हैं अपने को सामने वाला आरबीसी पूछेगा। उसके बाद में 1-2 बातें और बता देता हूं मैं आपको। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड सेल्स कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तब हम बता देंगे इन तीनों सेल में सबसे छोटी कौन होगी? हम बता देंगे आरबीसी। सबसे छोटी कौन होगी? आरबीसी। रेड ब्लड कार्पस जो है वो आकार में ब्लड की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। उसके बाद ये बड़ा, ये एक प्रकार की क्या है? सेल। यानी मान के चलो इस प्रकार कोई कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक पाया जाता है। हमने पहली क्लास में बताया था कि कोशिका जो है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन व स्वान के द्वारा दिया गया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि इस कोशिका के सेंटर में क्या होता है? केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए होता है, जिससे पूरी की पूरी जानकारी जो है मानव शरीर की अपने को मिल जाती है। तो हम बताएंगे आरबीसी जो है, आरबीसी मानव शरीर की वो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते और यहां से अपवाद भी पूछी जाती है। तो हम बताएंगे 2 जीव है, एक तो ऊंट और दूसरा लामा। ऊंट व लामा 2 ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है और ये क्वेश्चन अपने को आर्मी के अंदर पूछा गया कि वो कौन से जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तब हम बता देंगे ऊंट व लामा वो जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा हम बता देंगे आरबीसी जो है वो ब्लड की सबसे छोटी सेल है। ब्लड की सबसे छोटी सेल। तो सामने वाला अपने को आरबीसी से इतने ही क्वेश्चन करेगा और वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आप सोच रहे होगे सर जी आपको क्या बता कि सामने वाला इतने ही क्वेश्चन पूछेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस चैप्टर के कंप्लीट होते ही
हम आपके सामने पिछले साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। तब आप देखोगे यहां पर वही क्वेश्चन सेम टू सेम पुट हो रहे हैं जो हमारे टीचर ने आपको पढ़ाए हुए। तो आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, तब आप देखोगे कि परीक्षा के अंदर सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने हमसे पढ़े और हमसे समझे। जॉब लगने का मेरे प्यारे साथियों एक ही मूल मंत्र होता है कि बच्चा जो वो कभी भी ना तो तेज भागे और ना ही रुके, बस आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपको एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। केवल और केवल मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जॉब लगने के लिए सिर्फ एक काम करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको सफल बनाती जाएगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने को पहले अच्छे से थ्योरी को समझें, उसे याद करें, उसके बाद चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद में वो क्वेश्चन ढूंढे जो पिछले सालों के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और उन सारे क्वेश्चनों का आप एनालिसिस करें। आपको इतनी सारे काम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा काम हम आपका खुद कर देंगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम खुद आपके सामने वो क्वेश्चन लाएंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर और उन क्वेश्चनों का आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।